नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत एक वीडियो से। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसमें एक जनाब हैं जो बोल रहे हैं लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। ये इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, कोई ऐरे गैरे आदमी नहीं है। इजराइल के प्रवक्ता हैं, अरबी के प्रवक्ता हैं। क्योंकि उस इलाके में ऑपरेट करने के लिए अरबी के प्रवक्ता की भी जरूरत होती है, तो ये इजराइल गवर्नमेंट के ऑफिशियल अरबी के प्रवक्ता हैं, जिनका हाथ कल की खबरें बताते हुए, कल रात की खबरें बताते हुए कांप रहा है। और इसका सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि इजराइल के अंदर माहौल कैसा है। ईरान ने कल हमला किया, ईरान ने कल बदले का हमला किया। और देखिए, लगातार अपने यहां भी और यहां तक कि ईरान के चाहने वाले भी ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमला किया। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत टर्म है। यूरोपीय जो अखबार हैं, जिनको मैं कहता हूं कि अमेरिका और इजराइल का गोदी मीडिया है, उसकी जबान का इस्तेमाल मत कीजिए। ईरान ने रिस्पांस किया। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था उसका ये जवाबी हमला था। जब तक आप जवाबी वर्ड नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि अनप्रोवोक्ड हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर बेहद कायराना तरीके से। आप सोच के देखिए कि सोए हुए लोगों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें छोटे बच्चों की भी जान गई। ये इजराइल का कायराना हमला था और इस हमले का रिस्पांस दिया ईरान ने कल की रात। और एक के बाद एक लगातार आप देखते हैं कि मिसाइलों की बैराज, बिल्कुल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल लहर मिसाइलों की आई। और तेल अवीव, जिसके पास लगातार ये दावा होता है आयरन डोम है, अमेरिका ने अपना सिस्टम दे दिया है। अमेरिकन जहाज पूरी रात आसमान में लहराते रहे। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। बाकी सारे, मतलब ईरान जो लड़ रहा है, कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा है। इजराइल के साथ एक तरफ से यूरोप के देश हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे हैं। अमेरिका तो खैर फुल टाइम है ही। और साथ में जो अरब मुल्क हैं आसपास के, वो भी इनडायरेक्टली इजराइल की ही मदद करते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बाकी सारी कंट्रीज हो। एक यमन के हूथीस को छोड़ के और हिजबुल्लाह जो हैं आपके लेबनान में, अगर उनको छोड़ दें तो ईरान के साथ लड़ने वाली ताकत कोई नहीं है। और ऐसे में जब ईरान ने हमला किया और डायरेक्ट टारगेट्स हुए, रात तक छुपाने की कोशिश करता रहा इजराइल। लेकिन आज इजराइल के अखबार, चाहे वो टाइम्स ऑफ इजराइल हो, चाहे जेरूसलम टाइम्स हो, चाहे वाई नेट हो, चाहे जो भी अखबार वहां का उठा के देख लीजिए, उनकी खबरें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान का जो ये रिस्पांस है, ये इजराइल के लिए बेहद मुश्किल रहा है। डायरेक्ट हिट्स हुए हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पे हिट हुए हैं। आईडीएफ का जो हेड ऑफिस है, इजरायली डिफेंस फोर्स, जो इजराइल की आर्मी है, उसका जो हेड ऑफिस है, उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। साथ में जो इनका एटॉमिक केंद्र है, कहा यह जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल का एटॉमिक सेंटर है, उसके ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी दोनों तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन इतना तो तय है कि इस तरह का हमला तेल अवीव ने आज के पहले नहीं देखा था। इजराइल ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। दरअसल जब लोग शांति सिखा रहे थे, तो मुझे यही कहना था, जो मैंने सोचा था कि सीधे अपने चैनल पे कहूंगा। वहां कहने का मतलब नहीं है। पिछले 100 साल अगर ले लें तो ईरान ने अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं किया। ईरान से शाह पहलवी को जो निकाला गया, वो ईरान का अंदरूनी मामला था। किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान इराक वार में भी इराक ने पहला हमला किया था, ईरान ने हमला नहीं किया था। और वहीं आप इजराइल को देख लीजिए, लीबिया को तबाह करने में सबसे बड़ा रोल इजराइल का, इराक को तबाह करने में सबसे बड़ा रोल इजराइल का। एक साथ इसने इजिप्ट के ऊपर भी हमला किया है, इसने लेबनान के ऊपर भी हमला किया है, इसने गजा के ऊपर भी हमला किया है, फलस्तीन के ऊपर भी हमला किया है, इसने सीरिया के ऊपर भी हमला किया है, इराक के ऊपर भी हमला किया है। मिडिल ईस्ट के 2-4 मुल्कों को छोड़ दें तो शायद ही कोई मुल्क ऐसा बचा है जिस पर इजराइल ने हमला नहीं किया है। इजराइल लगातार जंग में जाने की कोशिश करता रहा है और इस बार जो जंग में गया है, उसके कारण तो बहुत क्लियर है। संडे को मीटिंग होनी थी
ईरान और अमेरिका की, और ऐसा लग रहा था कि संडे को कहीं वो पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं है, नेसेट जो वहां की संसद है उसको भंग करने के लिए आज की डेट में कार्रवाई होनी थी, उसके एक दिन पहले नेतन्याहू आक्रमण कर देता है। सीधी सी बात यह है कि नेतन्याहू कैसे भी अपने देश को जंग में उलझाकर और लगातार अपनी गद्दी बचाए रखना चाहता है। और ऐसे में आप ईरान से उम्मीद क्या कर रहे हैं कि ईरान के दिल पे हमला हो, ईरान के एटॉमिक सेंटर पे हमला हो, ईरान के तेहरान पर हमला हो, ईरान के आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर हमला हो, ईरान के साइंटिस्ट जब अपने घर में सो रहे हैं उनके बेडरूम में बम मारा जाए और उसके बाद ईरान हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे। जिनको यह उम्मीद थी या तो वो दुनिया का इतिहास नहीं जानते या फिर जरूरत से ज्यादा भोले हैं। इन सब के बीच ट्रंप के कुछ बयानात देख लीजिए, फिर और डिटेल्स में मैं आऊंगा। जब इजराइल ने हमला कर दिया और ट्रंप को यह बताया गया होगा कि अब तो ईरान तबाह हो गया, अब तो ईरान कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ट्रंप का तुरंत एक बयान आता है ट्रुथ सोशल पर। और उस बयान में ट्रंप क्या कहते हैं? उस बयान में ट्रंप कहते हैं कि ईरान अब हमसे समझौता कर ले, अगर अब भी समझौता नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब आपको यह लग रहा था कि आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे और डर के मारे ईरान आकर आपके साथ समझौता कर लेगा। ऐसी बेवकूफी लीबिया कर चुका है। लीबिया ने एटॉमिक वाले मसले पर समझौता कर लिया था। नतीजा यह हुआ कि आपने कर्नल गद्दाफी को तो तबाह किया ही, साथ में लीबिया को भी लंबे वक्त के लिए तबाह कर दिया। लीबिया जो एक जमाने में खुशहाल मुल्क हुआ करता था, आज वहां कुछ भी नहीं बचा है, लगातार गरीबी में उलझा हुआ है, अपराध अपने टॉप पे है। एक हंसते खेलते मुल्क लीबिया को आपने तबाह करके रख दिया। वो लीबिया जहां लोगों को खाना मुफ्त मिलता था, जहां शिक्षा मुफ्त मिलती थी, जहां शादी करने पर सरकार मदद करती थी कि अपना मकान खरीद सकें, जहां कोई भूखे पेट नहीं सोता था, उसको आपने एक नरक बना दिया। उसी लीबिया से सीखकर ईरान को भी समझौता कर लेना चाहिए था, ताकि आप किसी तरह से सबसे पहले ईरान की जो रिजीम है उसको बदले, खामनेई साहब को आप किनारे करें, अपना कोई बंदा वहां पर बिठा दें, अपना कोई स्टूज, अपना कोई दलाल वहां पर बिठा दें, और उसके बाद ईरान का सारा तेल वैसे ही लूटते रहें जैसे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले लूटते थे। ईरान को एक तबाह बर्बाद मुल्क में आप तब्दील कर दें, यह आपकी दिली इच्छा थी, लेकिन आपको यह गलतफहमी थी कि ईरान पलटकर हमला नहीं करेगा। एक बात मैं साफ कर दूं अपने दर्शकों को भी कि मैं यहां बैठकर यह दावा नहीं कर सकता कि कौन इस जंग को जीतेगा, ईरान इस जंग को जीतेगा नहीं जीतेगा, यह जंग कितनी चलेगी, अब हमारे जैसे लोगों के समझ से यह बाहर की बात है। क्योंकि अब वास्तविक जंग हो रही है, अब बैठकर कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। और कल के हमले में ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि उसके लीडरशिप को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सेकेंड लेवल की जो लीडरशिप है वो तैयार है। देखिए, लेबनान और ईरान में दो बड़े फर्क हैं जो समझना चाहिए, जो लोग बार बार लेबनान की याद दिला रहे हैं। पहली बात, हिजबुल्लाह लेबनान की ऑफिशियल आर्मी नहीं था। इस बात को आप समझिए कि वो देश की ऑफिशियल आर्मी नहीं है, वो एक संगठन है, एक तंजीम है जिसको हथियार रखने की इजाजत मिली हुई थी लेबनान के अंदर। दूसरी बात, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसके पास एयरफोर्स नहीं है और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब चाहता है इजराइल आता है और बेरूत के ऊपर बम गिराकर चला जाता है। ईरान एक मुल्क है और ईरान की जो आर्मी है वो इरानियन मुल्क की आर्मी है, तो वो एक सर्टिफाइड आर्मी है दुनिया भर में। कोई ये नहीं कह सकता कि इससे हथियार छुड़वाने हैं, इसके हथियार खाली करवाने हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए। दूसरा, ईरान के पास एक बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम है और एयरफोर्स है जो भले इजराइल जितनी मजबूत ना हो, लेकिन फिर भी नंबर्स के मामले में आप आएंगे, संख्या के मामले में आएंगे। मैंने कल भी आपको ग्राफ दिखाया था, आज भी मैं यह ग्राफ दिखा रहा हूं। वो इजराइल से हर मामले में, आर्मी के जितने मामलात होते हैं सब में ज्यादा है। सिर्फ एक चीज उसके पास नहीं है, एटॉमिक पावर। यह भी एक बहस चल रही है कि उसको एटॉमिक पावर बन जाना चाहिए था कि नहीं बन जाना चाहिए था। अब जब ईरान एक आर्मी है तो जाहिर तौर पे फर्स्ट लेवल ऑफ कमांड है, तो सेकंड लेवल ऑफ कमांड भी है। अगर मेजर होंगे तो कर्नल भी होंगे, अगर जनरल होंगे तो डिप्टी जनरल भी होंगे। तो जनरल अगर हलाक होते हैं, जनरल अगर शहीद होते हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए डिप्टी जनरल तैयार होते हैं।
इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान के ऊपर हमला होता है, कुछ घंटों की ईरान तैयारी करता है, सबसे पहला काम करता है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि जो इजराइल पहले दौर में जहां चाह रहा था वहां मिसाइलें फेंक रहा था, उसकी मिसाइलें आसमान में मार गिराई जाती हैं। और ईरान का अगर दावा माने तो F-35 जो जहाज अमेरिका से मिला है इजराइल को, 2 F-35 जहाज ईरान ने मार गिराए हैं और एक के पायलट को कैप्चर किया है। इजराइल अभी फिलहाल मना कर रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने 2 जहाज भी गिराए हैं और एक पायलट को भी उसने कैप्चर किया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते ही इजराइल का पहला हमला, जो बेहद प्रेसाइज था, जाहिर तौर पे ईरान के हमले और इजराइल के हमले में बड़ा फर्क यह है कि इजराइल का हमला प्रेसाइज था, जिनको चाहा उन्होंने मारा। ईरान का जो हमला था उतना प्रेसाइज नहीं था, हालांकि आईडीएफ की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला हुआ है, उसको चोट लगी है, उस पर मिसाइल गिरी है। उनका जो एटॉमिक सेंटर है कहा जा रहा है वहां पर मिसाइल गिरी है, लेकिन उस तरह से जाहिर तौर पे पॉइंटेड नहीं है कि गिन गिन के चुन चुन के लोगों को मार सके। उसका एक और कारण है। कारण यह है कि इजराइल ने जो हमले किए उसके लिए बेस बनाया इराक को, जहां पर अमेरिका का नियंत्रण है, जबकि ईरान ने अपने मुल्क से किया तो दूरी की काफी कमी हो गई। खैर, उस पर बात करेंगे। तो ईरान ने पहला काम किया एयर डिफेंस सिस्टम का, और दूसरा काम किया कि थोड़ा वक्त लेके, थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, और जब हमला शुरू करता है वो इजराइल के ऊपर, तो फिर इजराइल को चैन लेने का मौका नहीं देता है। लगातार 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 एक के बाद एक मिसाइलों के जो खेप हैं, कहा जा रहा है एक बार में 80 से 100 मिसाइलें फेंकी गई हैं, और ऐसे कम से कम 4 खेप हुए हैं। यानी अभी तक इजराइल के ऊपर 400 के आसपास मिसाइलें फेंक चुका है। बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये जो फेंक चुका है ईरान। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट हो गया है, पूरा इजराइल बंकरों में चला गया है। और अगर मान लीजिए कि इनमें से 50-60% मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने अगर इंटरसेप्ट कर भी लिया है, तो जो वीडियोस आए हैं, जो सीन आए हैं, वो बहुत साफ बता रहे हैं कि बहुत सारी मिसाइल्स ने सीधा इंपैक्ट किया है। अब ट्रंप साहब जिनकी बात मैं कर रहा था, जो कल तक धमकी दे रहे थे, जब इजराइल ने हमला किया, ईरान ने भी हमला नहीं किया था, तो धमकी दे रहे थे कि हमसे समझौता कर लो नहीं तो पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। अब क्या है, कल एक्सियास की खबर है ये। एक्सियास मतलब बराक डेविड की मैं बहुत इज्जत इस बात के लिए करता हूं कि मिडिल ईस्ट पर उनसे अच्छी अपडेट्स बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो बराक डेविड का कहना है कि कल ट्रंप ने फोन लगाया है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन करके उन्होंने कहा है कि अब डी एस्केलेट किया जाए। मतलब जब इजराइल हमला करे तो तुम नाचने लगो और धमकी देने लगो, और जब पलट के ईरान हमला कर दे तो तुम कहो डी एस्केलेट करो, अब वार को खत्म करो। क्यों भाई? वार तुमने शुरू की है, तुम ही थोड़े खत्म कर पाओगे। वार तुमने शुरू की है, अब वार को जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेगी। इसीलिए ईरान ने बहुत साफ इस बात को कर दिया है कि अब न्यूक्लियर मामले पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, इस बातचीत से हम बाहर हैं। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि जानबूझकर ईरान को इस बातचीत में फंसा कर रखा गया, उलझा कर रखा गया, ताकि ईरान को यह लगे कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक हमला नहीं होगा, और उसी बीच में जानबूझकर हमला कर दिया गया। क्योंकि ट्रंप का यह भी कहना है कि हमें सब पता था कि कब हमला होगा, कैसे हमला होगा। तो एक तरफ इजराइल हमला करने वाला था, दूसरी तरफ आप बातचीत का नाटक कर रहे थे, और अब आपको लगता है कि आप ऐसे वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे कि आप कहेंगे और जंग रुक जाएगी। सच ये है कि अमेरिका के इतिहास में इससे घटिया, इससे कम पढ़ा लिखा और इससे बेवकूफ राष्ट्रपति आज तक नहीं आया। यह आदमी जब आया तो इसने दावा किया कि हम जंग रुकवा देंगे, और ऐसा लगता है कि यह आदमी अगर लगातार रह गया अमेरिका की कुर्सी पर, थोड़े वक्त और रह गया, साल 2 साल, तो सारी दुनिया में जंग के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी इसका एक बयान आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब इतना सा इसको इतिहास नहीं पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड एक खेमे में थे, जर्मनी और जापान दूसरे खेमे में थे। यहां आता है तो बोलता है कि 1000 साल से कश्मीर का मसला उलझा हुआ है। अरे 1947 में मुल्क आजाद हुआ, तो फिर 1000 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई मसला कैसे उलझ जाएगा? तो यह आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। नेतन्याहू इसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हकीकत यह है कि यह अपने मन की कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हकीकत यह है कि यह कुछ लोगों का गुलाम है जो इसको चाहते हैं वैसे नचाते हैं।
और आप देखिए अब सब होशियार बनने लगे। ईरान ने कहा कि हमारे यहां जो एटॉमिक सेंटर पे हमला हुआ था उसमें रेडियो एक्टिव विकिरण जैसी कोई चीज है। हालांकि एक बात यहां पे मैं आपको और बता दूं, इसको साफ साफ समझ लीजिए। ईरान के एटॉमिक सेंटर पे हमला हुआ है, ईरान का एटॉमिक सेंटर नष्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मामूली उस पर नुकसान हुआ है ऊपर के लेवल पर, क्योंकि ईरान अपना एटॉमिक का जितना ऑपरेशन है, यहां तक कि हथियार रखने के जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे डीप अंडरग्राउंड में करता है, जहां तक इजराइल की मिसाइलें अभी नहीं पहुंची हैं। तो और जिस तरह से मिसाइलें गई हैं उससे भी बहुत क्लियर है कि कल नेतन्याहू ये दावा कर रहे थे कि ईरान की सारी मिसाइलें खत्म कर दी गई हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें जा रही हैं उनके नंबर खत्म होने वाले ही नहीं है। एक के बाद एक लगातार मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरती चली जा रही हैं, और इजराइल और तेल अवीव के लोग वो सीन देख पा रहे हैं जो सीन गजा में देखकर वो खुश होते थे। दूसरों के घर गिरते थे तो इनको बड़ी खुशी होती थी, ये तालियां बजाते थे। अब इनके घरों पर जब हमला हुआ है तो किसी का हाथ कांप रहा है, कोई रो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं सारे मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन बुरा हाल है तेल अवीव का, और अभी ये हाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होना है। कम से कम अगर ये लड़ाई चलती रहेगी, और ईरान ने बहुत साफ कहा है, अरगाची और पेजेश्कियान दोनों का बयान आया है कि प्लीज दुनिया का कोई भी मुल्क हमें फोन करके ये मत कहे कि रेस्ट्रेन करो। जिसको कहना है रेस्ट्रेन करो, जिसको कहना है कि बस हमला बंद करो, तो जाके इजराइल से करे। उसने शुरुआत की है, हमको कोई ना सिखाए कि हमको हमला कहां करना है, कहां नहीं करना है। हमने अपने साइंटिस्ट खोए हैं, हमने अपने आर्मी ऑफिसर्स खोए हैं, और हम अब रेस्ट्रेन करने वाले नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि अगर बर्बाद होना ही है तो लड़के बर्बाद होना बेहतर है। अगर समर्पण आप कर दोगे, अगर आज ईरान समर्पण कर दे अमेरिका और इजराइल के सामने, अगले 6 महीने साल भर में उसकी तबाही तय है। तो इससे अच्छा है जंग लड़ते हुए तबाह हो। अगर तबाही होना है, खुद तबाह हो, तो उनको भी तबाह करो। क्योंकि मैं हर तरह के युद्ध के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसे समय में युद्ध ना करना, जंग ना करना, जंग करने से ज्यादा खतरनाक है। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास लीबिया का एग्जाम्पल है, हमारे पास इराक का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि कुछ मौकों पर सीधे भिड़ लेना, बराबरी का भिड़ लेना ज्यादा बेहतर हो सकता है। हो सकता है कि जब यह लड़ाई ज्यादा पड़े तो यही यूरोप, यही अमेरिका, बाकी सारे मिलकर किसी भी तरह से जंग रुकवाने की कोशिश करें और मामला बेहतर जगह पर जाकर रुक जाए। इस बीच में एक और मजेदार खबर, आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, जिसके चीफ ग्रासी हैं, जिनके ऊपर ईरान ने यह आरोप लगाया था, बाकायदा पेपर्स दिखाए थे कि ये यहां पर आते हैं इंस्पेक्शन करने और यहां की सारी जो गोपनीय चीजें हैं जाकर इजराइल को बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि ईरान में आकर देखूं कि वहां कितना नुकसान हुआ है। असल में तुम तैयार इस बात के लिए हो कि आकर ईरान देखो क्या एग्जैक्टली हुआ है और उसकी रिपोर्टिंग इजराइल को कर पाओ। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान ने कल तक जिस तरह का रवैया अपनाया था, सहयोग करने का रवैया, बातचीत करने का रवैया, थोड़ी लेथार्जी भी थी उसमें, जिसके चलते इतने सारे लोगों की जान जानी पड़ी। कल जो कुछ इजराइल ने किया है, कल परसों में जो इजराइल ने किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, कोई बेवकूफी करेगा कि ग्रॉसी जैसे लोगों को अपने मुल्क में घुसने दे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यह जंग एक आध दिन में खत्म होने वाली है। ईरान ने जिस तरह के हमले किए हैं और आगे भी जिस तरह के हमले करने की बात की है, खामनेई साहब का कल जो टेलीवाइज्ड बयान आया था और ट्वीट जिस तरह से उनके आए थे, जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते हैं कि खामनेई साहब का बयान लगातार यही था, जिसमें अगर एक लाइन में कोट करूं तो वो कह रहे थे कि जो जायनिस्ट लोग हैं, जो जायनिस्ट मुल्क है, उसकी जिंदगी अब और ज्यादा बिटर होने वाली है, आसान नहीं होने वाली है। तो बयानात तो पहले भी बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बार बयानात के साथ मिसाइलें भी आई हैं, और इन हमलों ने बहुत साफ बता दिया है कि ईरान पर पहले दिन जो हमला हुआ था उसमें ईरान का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी आर्मी लीडरशिप खत्म हो गई तो कोई लीड ही करने वाला नहीं है, उसके पास मिसाइलें ही नहीं बची, उसके पास हथियार ही नहीं बचे। ये सोच लेना बेवकूफी है। इसलिए ये जंग बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी।
रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही बहुत साफ किया था कि इसकी वो मजम्मत करते हैं, लेकिन हथियार भेजने या सैनिक भेजने की बात नहीं होगी। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही थी। चाइना ने इसकी बहुत तीखी मजम्मत की है और देखिए आगे क्या क्या होता है। जैसे जैसे जंग बढ़ेगी वैसे वैसे डिप्लोमेसी भी बढ़ेगी। और एक बात तय है कि सबसे ज्यादा नकाब अगर किसी का उतरेगा तो पश्चिमी शक्तियों का, यूरोप की शक्तियों का उतरेगा। जेनोसाइड देखकर थोड़ा बहुत जो नाटक कर रहे थे, अब वो नाटक खत्म हो जाएगा। अब वो खुल के इजराइल के साथ खेलेंगे। और साथ में जो अरब मुल्क हैं जो अपने अवाम के दबाव में बयानात देते रहते हैं, मजम्मत करते रहते हैं, उनका असली चेहरा भी दिखाई देगा सामने, खासतौर पे तब जब ईरान ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर कोई मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क इजराइल की मदद करेगा तो हम उसको भी दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर भी हमला करेंगे। तो जैसे जैसे जो कुछ होगा सारी डिटेल्स लेकर मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। एक अपील जरूर है कि अगर मुमकिन हो तो ₹3 रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप है, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। उसका लिंक आपको, ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यह जरूरी इसलिए है कि जितनी तरह की परेशानियां होती हैं उसमें आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।